नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 30 अक्टूबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न कल पूछा गया था, दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन किस देश ने लॉन्च किया? दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया जापान देश ने, जिसका नाम है JPYC। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग घोषित किया? उत्तर 2026 के वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग घोषित किया गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय सेना ने 79वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? उत्तर होगा 27 अक्टूबर को। चौथा प्रश्न पूछा गया था, परमाणु संचालित बुरे बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने करने की घोषणा की? उत्तर रूस ने। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2025 मनाया गया? उत्तर 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। छठा प्रश्न पूछा गया था, देश के 53वें सीजीआई कौन बनेंगे? उत्तर जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा देश के 53वें सीजीआई बनेंगे साथियों। सातवां प्रश्न पूछा गया था, कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाला पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ स्थित है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। आठवां प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर सी, नई दिल्ली में। नौवां प्रश्न पूछा गया था, भारत समुद्री सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? उत्तर होगा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। 10वां प्रश्न पूछा गया था, 4000 साल पुराना हड़प्पा वासियों के लिए पहली सड़क के किनारे सराय की खोज हुई? उत्तर होगा गुजरात में कच्छ में। 11वां प्रश्न पूछा गया, मोदी मिशन पुस्तक का विमोचन किसने किया? उपयुक्त दोनों यानी कि आचार्य देवव्रत और देवेंद्र फडणवीस, उपयुक्त दोनों लोगों ने मोदी मिशन पुस्तक का इनॉग्रेशन किया। 12वां प्रश्न पूछा गया, यूरोपीय संघ के मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? उत्तर होगा उपयुक्त दोनों यानी आंद्रे पोगजोबुत और मजिया अमागलोली को। 13वां प्रश्न पूछा गया, सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश किसने दिया? उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। 14वां प्रश्न पूछा गया था, असरानी और सतीश शाह का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध है? ये दोनों फिल्म जगत से संबंधित थे, अभिनेता थे। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क किसने लॉन्च किया? उत्तर होगा डी, स्टेलरस कंपनी ने। स्टेलरस टेक्नोलॉजी कंपनी हांगकांग की कंपनी है। इसने वायुमंडल में वायु के यानी कि एयर विंड के डेटा को कलेक्ट करके उस पर रिसर्च करने के लिए इस सैटेलाइट नेटवर्क को लॉन्च किया है। डिटेल देखिएगा साथियों, हांगकांग की अंतरिक्ष स्टार्टअप स्टेलरस टेक्नोलॉजी ने फिलियन कॉन्स्टेलेशन परियोजना के तहत दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च किया है। इस टेक्नोलॉजी कंपनी ने स्टेलस टेक्नोलॉजी कंपनी कहाँ की है? हांगकांग की है। कैसी कंपनी है? अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है। इस परियोजना का क्या नाम है? फिलियन कॉन्स्टेलेशन। फिलियन का मतलब होता है साथियों एक चीनी पवन देवता यानी चाइनीज एक देवता है, पवन देवता है फिलियन। इन्हीं के नाम पर ये सैटेलाइट शुरू किया गया। काम क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? तो हवा के डेटा को कैप्चर करना। जो वायुमंडल में हवा है उसके डेटा को कैप्चर करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई जी को नियुक्त कर दिया गया है। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष है क्या? 8वां वेतन आयोग साथियों इससे पहले यानी कि 7 और वेतन आयोग आ चुके हैं। आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में जो कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी, जिसमें अधिकारी कर्मचारी सभी आ जाएंगे, महंगाई के अनुसार उनकी सैलरी में कितना बढ़ोतरी किया जाए, इन सभी का निर्धारण करने के लिए वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पे प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाता है। तो वही 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया है। 2026 से ये लागू होगा। इससे पूर्व अगर पूछा जाए, इससे पूर्व 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। 8वां 2026 में। ऐसे ही आप पीछे चले जाएंगे तो हर 10 साल पे लगभग 10 साल पे वेतन आयोग का गठन होता है। अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, रंजना देसाई जी हैं और 2 सदस्य हैं इसमें। एक सदस्य पंकज जैन जी हैं, ये सचिव भी हैं, सदस्य और सचिव दोनों हैं पंकज जैन। दूसरे सदस्य पुलक घोष, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। दूसरे सदस्य पंकज जैन, सचिव भी हैं। तो अगर पूछे 8वें वेतन आयोग के सचिव कौन, तो पंकज जैन। अच्छा, ये तो 8वां हो गया। अगर स्ट्रेटेजी के देखें, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास वरदाचारी। इससे पूर्व 7वां वेतन आयोग था, उसके अध्यक्ष अशोक माथुर। जो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं रंजना देसाई, इनके बारे में याद रखिएगा, ये कई समितियों की अध्यक्षता की हैं। जैसे लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष रही हैं। उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी जो गठित हुआ था, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड था, उसकी भी अध्यक्ष ये रही थी।
जम्मू कश्मीर विधानसभा का सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा, उसकी भी समिति के अध्यक्ष रही हैं। गुजरात में जो यूसीसी लागू हुआ था, उसके लिए भी जांच समिति गठित था, उसकी भी अध्यक्ष रही थी रंजना देसाई जी। इसके अलावा साथियों, वेतन आयोग से संबंधित 3 और शब्द मिलते हैं एक ही राशि के। देखिएगा, वित्त, विधि, वेतन, तीनों आपको हम यही बता देते हैं। परीक्षा के दृष्टि से कंफ्यूजन वाले ये प्रश्नों में आते हैं। वित्त आयोग जो होता है, प्रथम वित्त आयोग देखिएगा, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी, और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अरविंद पनगड़िया जी। 16वां वित्त आयोग गठित हो गया है, उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी। विधि आयोग होता है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे एमसी सीतलवाड़, और वर्तमान में 23वां विधि आयोग चल रहा है, जिसके दिनेश माहेश्वरी जी हैं। और 22वां विधि आयोग अगर पूछा जाए तो ऋतुराज अवस्थी आप उत्तर करेंगे, ऋतुराज अवस्थी। सारा डेटा को आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तीसरा प्रश्न पूछा गया, विश्व खाद्य फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की? उत्तर होगा ए, संजीव कपूर। संजीव कपूर जी हमारे भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं, विश्व स्तर के प्रसिद्ध शेफ हैं। इनको विश्व खाद्य फाउंडेशन ने घोषणा किया कि कृषि खाद्य अग्रणी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फूड लीडर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने घर के खाने को कैसे हेल्दी फूड बनाया जाए, उस पर इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया है, अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है कि बाहर के खाना की अपेक्षा घर का खाना कैसे बेहतर, स्वादिष्ट और हेल्दी बनाया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया, इसीलिए इनको कृषि खाद्य अग्रणी पुरस्कार प्रदान किया गया है। डिटेल देखिएगा साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन कार्यक्रम में घोषित किया गया यह पुरस्कार। विश्व खाद्य संगठन की स्थापना 1986 में हुई थी, और किसने किया? नॉर्मन बोरलाग ने किया। नॉर्मन बोरलाग नाम सुने होंगे साथियों। नॉर्मन बोरलाग ने, इन्होंने हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन दिया था। कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा और मैक्सिको के क्षेत्र में। दुनिया में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग। यही भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड। ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड उत्तर करेंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। कृषि खाद्य अग्रणी पुरस्कार संजीव कपूर को प्रदान किया। यह पुरस्कार 1986 में किसने शुरू किया? नॉर्मन बोरलाग जी ने शुरू किया। चौथा प्रश्न पूछा गया है, ट्राइकोमा मुक्त होने वाला 26वां देश कौन बना? उत्तर फिजी। फिजी देश अभी हाल ही में इसको डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट दिया है कि ट्राइकोमा बीमारी, आंख से संबंधित ट्राइकोमा बीमारी यहाँ से समाप्त हो गई है, उन्मूलन हो गया है ट्राइकोमा बीमारी का फिजी से। देखिएगा साथ में डिटेल, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने फिजी देश को ट्राइकोमा मुक्त घोषित किया। ट्राइकोमा क्या होता है? जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरियल डिजीज है। क्लोमाइडिया नामक बैक्टीरिया से होता है। संक्रामक बीमारी है, ट्रांसफरेबल है, यानी छूने से, स्पर्श से ये फैलता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि गर्म क्षेत्र में पाया जाता है। फिजी का स्टेटिक जीके, फिजी देश की राजधानी है सुआ, और फिजी की करेंसी है डॉलर। यहाँ हमारे भारत को याद रखिएगा कि हमारे भारत से साथियों कुछ बीमारियां हैं, ट्रैकोमा सहित। कब मुक्त हुआ हमारा भारत इस बीमारी से, उसको याद रखिएगा। चेचक बीमारी, चेचक बीमारी से हमारा भारत 1977 में मुक्त हो गया, डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट दे दिया। पोलियो से मुक्त हमारा भारत कब हुआ? 2014 में। इसका पूरा डिटेल याद रखिएगा। 27 मार्च 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त हो गया हमारा भारत, 27 मार्च 2014। और ट्रैकोमा, ये जो बीमारी हम पढ़ रहे हैं, इस ट्रैकोमा से पिछले वर्ष यानी 2024 में हमारा भारत मुक्त हो गया है। ट्रैकोमा, पोलियो और चेचक, इन तीनों से हमारा भारत मुक्त हो गया है 1977 में, चेचक से, पोलियो से 27 मार्च 2014 को, ट्रैकोमा से पिछले वर्ष 2024 में भारत हमारा मुक्त हो चुका है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, 7 लाख साल बाद ताफ्तान ज्वालामुखी के विस्फोट होने की संभावना किस देश में है? उत्तर होगा साथियों ईरान। ईरान देश में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी था साथियों। 7 लाख साल पहले उसमें कभी विस्फोट हुआ भूवैज्ञानिकों के अनुसार। अभी हाल ही में इसमें मूवमेंट देखा गया है, इसके अंदर मूवमेंट देखा गया है, इसीलिए इसके विस्फोट की उम्मीद है। देखिएगा, अफगानिस्तान और ईरान की सीमा में, ईरान देश के भीतर पड़ता है, शांत ज्वालामुखी ताफ्तान है। इसमें मैग्मा में गति हो रहा है और गैस का रिसाव हो रहा है, इसीलिए उम्मीद लगा जा रहा है कि जल्द ही जो है इसमें विस्फोट होने की उम्मीद है, ये इसलिए चर्चा में है। यहाँ एक पॉइंट लिखा गया साथियों कोस्टा रिका के बारे में। कोस्टा रिका देश है, वहां पर रिनकॉन डेला नामक ज्वालामुखी का विस्फोट भी अभी हाल ही में हुआ है।
रिनकॉन डेला क्या है? ज्वालामुखी है। कहां पर पड़ता है? कोस्टारिका में। अभी हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? रिनकॉन। और कौन अभी हाल ही में मौसम बना रहा है विस्फोट होने का? ताफ्तान ज्वालामुखी। छठा प्रश्न पूछा गया है, त्रिशूल सैन्य अभ्यास गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर किसके द्वारा आयोजित किया गया? उत्तर डी, तीनों सेनाओं द्वारा। हमारे भारत की तीनों सेनाओं ने मिल करके गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में त्रिशूल नामक सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज का आयोजन किया है। डिटेल देखिएगा साथियों। 30 अक्टूबर 2025 से यह अभ्यास सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। इसमें फोकस जो था वो सर्करिक रेखा था। भारत और पाकिस्तान के मध्य दो रेखा है साथियों। एक रेड क्लिफ रेखा है और एक सर्करिक रेखा है। ये रेखा रेड क्लिफ, और यहाँ पर बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था, ये भी रेड क्लिफ रेखा। और यहाँ पर कच्छ के रन में यहाँ पर सर्करिक रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। यही फोकस था साथियों। तीनों सेनाओं ने किया, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा तीनों सेनाओं के बारे में थोड़ी बात। एक आर्मी हो गई, आर्मी दिवस मनाया जाता है हमारे देश में 15 जनवरी को। दूसरा हो गया साथियों एयरफोर्स। एयरफोर्स एयरफोर्स डे हमारे देश में मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तीसरी सेना है साथियों, तीसरी सेना है नेवी। नेवी डे मनाया जाता है हमारे देश में 4 दिसंबर को। ये तीनों डेट। दूसरी बात, आर्मी के प्रमुख कौन है हमारे देश में? आर्मी के प्रमुख कौन है हमारे देश में? तो आर्मी के प्रमुख हैं वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के चीफ हैं। और एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो अमरप्रीत सिंह जी हैं। अमरप्रीत सिंह जी ये एयरफोर्स के चीफ हैं। और नेवी के चीफ कौन है? नेवी के चीफ है साथियों दिनेश त्रिपाठी जी। दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी के चीफ हैं। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख हो गए और उनका दिवस। लेकिन इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है, इनके ऊपर भी हमारे देश में एक पोस्ट का गठन किया गया, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन है? तो सीडीएस हमारे देश के हैं अनिल चौहान। इतनी बात जरूर याद रखिएगा। सातवां प्रश्न पूछा गया है, एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर होगा बी, दुबई में। दुबई में अभी हाल ही में साथियों एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। दुबई में, यूएई का शहर है दुबई, यहाँ पर हुआ है। शहरी और नगरी, जो शहर या नगर होता है वहां पर मेयर या महापौर होते हैं, ऐसे सभी नेताओं का इसमें प्रतिभाग था साथियों। 600 दुनिया भर के 600 शहरों के 15,000 नेताओं ने इसमें भाग लिया है, जिसका थीम था सहयोग करें, प्रेरित करें और परिवर्तन करें। इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुआ था? तो 1996 में। 1996 में शुरुआत हुआ था एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का। 2025 में दुबई में आयोजित हुआ। आठवां प्रश्न पूछा गया है, भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन जिनका हाल ही में निधन हुआ, नाम है उनका डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन। के मातंगी रामकृष्णन दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध डॉक्टर और प्लास्टिक सर्जन थे साथियों। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। जले हुए जो लोग होते हैं, जिनका चेहरा अगर जल जा रहा है, हाथ पैर मुंह जल जा रहा है, तो उनका प्लास्टिक सर्जरी करने वाले प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर के मातंगनी रामकृष्णन। इनका चेन्नई में अभी हाल ही में निधन हुआ है। कहां पर? चेन्नई में। 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। 2022 में ये कोलेजन थेरेपी से ये इलाज करती थी। जले हुए लोगों का प्लास्टिक जो सर्जरी करती थी वो कोलेजन थेरेपी से करती थी। नौवां प्रश्न पूछा गया है, विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा ने किस योजना को मंजूरी दी? उत्तर होगा बी, मान योजना। बी, मान योजना का संबंध उड़ीसा से। उड़ीसा में नागर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और पूर्वोत्तर भारत से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उड़ीसा ने बी मान योजना की शुरुआत की। बी मान योजना किसने? उड़ीसा ने। उड़ीसा के सीएम मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसकी शुरुआत की। किस लिए? पूर्वोत्तर भारत से नागरिक विमानन को कनेक्ट करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए। 10वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2025 में कौन सा पदक जीता? गर्व का प्रश्न साथियों। ए, स्वर्ण। गोल्ड मेडल इन लोगों ने जीता है। गोल्ड मेडल जीता किस टूर्नामेंट में? यूरोपियन शतरंज क्लब 2025। यूरोपियन शतरंज क्लब कप 2025 ये कहां पर हुआ है? और इसके बाद जो शतरंज का वर्ल्ड कप कहां होगा, देखिएगा डिटेल। इसका आयोजन हुआ ग्रीस में। और गोवा, हमारे भारत गोवा में शतरंज का विश्व कप भी होगा।
ध्यान दीजिएगा, ये था यूरोपीय शतरंज क्लब कप जो अभी हाल ही में संपन्न हो गया, जिसमें डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके बाद वर्ल्ड कप होगा, वो वर्ल्ड कप चेस का वर्ल्ड कप हमारे भारत के गोवा में होगा, याद रखिएगा। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस करके किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने जीवन का 10 मिनट ऐसे डेली करंट अफेयर पढ़ने को दीजिए, और बेहतर तो होगा आप उसको लिखते भी रहिए, नोट बनाते रहिए, ताकि परीक्षा से कुछ दिन पहले आप उसको रिवाइज कर सके। आपको बहुत आसान लगेगा करंट अफेयर, आप उसका परिणाम परीक्षा में देखिएगा, निश्चित तौर पर बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।